सामान्य लक्षण तो आप लोगों ने पूरे सुने ना? ओके। अब नेक्स्ट है विशिष्ट लक्षण। ठीक है? अब विशिष्ट लक्षण यानी कि वातजर्दित, पित्तजर्दित और कफजर्दित, जो 3 प्रकार का था, उसके अकॉर्डिंग क्या लक्षण होंगे? तो देखो, वातजर्दित है, उसके अंदर क्या होगा? अधिक मात्रा में लालास्राव। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर क्या है? मुँह टेढ़ा हो जाएगा, तो मुँह टेढ़ा हो जाएगा तो सलाइवा की ड्रिपलिंग होती है, सलाइवा बहुत ज़्यादा बाहर गिरता है, तो वो किसके अंदर होगा? वातजर्दित के अंदर। हालाँकि ये जो सिम्पटम है, जो मैं बता रही हूँ कि सलाइवा बहुत ज़्यादा आएगा, ये पित्तज में भी होगा, कफज में भी होगा, लेकिन इन्होंने थोड़ा ऐसे बोल दिया है कि इसके अंदर अधिक मात्रा में होगा, क्योंकि मुख तो टेढ़ा तीनों के अंदर होगा, चाहे वो वातज हो, चाहे पित्तज हो, चाहे कफज हो, लेकिन अधिक किसके अंदर होगा? वात के अंदर होगा, इसलिए ये लक्षण यहाँ लिखा गया है। अधिक मात्रा में लालास्राव वात के अंदर। और क्या होगा? ओष्ठ शोथ और ओष्ठ शूल, लिप्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाएगी, और क्या होगा वहाँ पर? पेन ज़्यादा होगा। और कंपन और वाक ग्रह, आवाज़ में अवरोध, बोल नहीं पाएगा बिल्कुल भी और कंपन होता रहेगा। इसके अंदर क्या बताया? अब देखो, ये जो पित्तज और कफज वाले हैं, इनके अंदर इनके जनरल सिम्पटम ही लिखे हैं। क्या होगा? मुख पीतवर्णी हो जाएगा पित्त की वजह से, बढ़े हुए पित्त की वजह से मुँह का कलर पीला हो जाएगा। ज्वर, तृष्णाता, ये पित्त के जनरल सिम्पटम है, और मोह यानी कि मूर्छा की स्थिति भी इसमें हो सकती है। फिर है कफज, इसमें क्या होगा? गाल, शिर, मन्या में शोथ व स्तंभ, कफ की वजह से इसके अंदर क्या आ जाएगी? जकड़ाहट, क्योंकि जकड़ाहट वात और कफ दोनों की वजह से आती है, तो इसके अंदर जकड़ाहट देखने को मिलेगी। तो आपको विशिष्ट लक्षण अगर याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य लक्षण इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के अंदर यही पूछे जाते हैं। इनके तो केवल भेद ही पूछे जाते हैं कि अर्दित कितने प्रकार का होता है, कितने भेद होते हैं अर्दित के, बाकी आपको याद सामान्य लक्षण ही अच्छे से रखने हैं। फिर है इसकी साध्य साध्यता। ये आचार्य सुश्रुत ने बताया है निदान स्थान के अंदर। अभी आप लोगों ने सुश्रुत नहीं पढ़ी है, आगे पढ़ोगे तब देखोगे। सुश्रुत निदान वात व्याधि के अंदर आचार्य ने बताया है कि 3 वर्ष पुराना अर्जित जो होता है वो असाध्य होता है, यानी कि 3 साल से पहले पहले अगर आप चाहो तो इसे ठीक कर सकते हो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके, लेकिन 3 साल बाद ये असाध्य हो जाएगा। अगर व्यक्ति अपनी पलक भी नहीं झपका रहा है, नेत्र झपकाने में भी वो कैपेबल नहीं है, तो भी वो अर्जित कैसा होता है? असाध्य होता है, यानी कि वो ठीक नहीं हो सकता। तो इसके अंदर मेन तो आपको क्या याद रखना है कि मुखार्ध में विकृति होती है, आधे मुख में। अगर आपको ये वाली लाइन अच्छे से पता है तो आप पूरा अर्जित अच्छे से लिख दोगे। आपको याद यही रखना है, और मेन बात याद रखनी है माधवकर की, जिसने क्या बोला है? केवल मुख में विकृति होती है। ये सारी चीजें 1-2 निदान याद रखने हैं जो इसके अलग से दिखे थे, और उसके अलावा इसकी संप्राप्ति और इसके भेद अर्जित आप अच्छे से लिख सकोगे फिर एग्जाम के अंदर अगर आ जाता है तो। फिर उसके बाद है नेक्स्ट डिजीज पैरालिसिस। पैरालिसिस में अर्जित जैसा ही है सेम, बस वहां मुख की बात कर देते हैं, यहाँ शरीर लिख देंगे उसकी जगह। तो प्रकुपित, इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रकुपित वात दोष शरीर के किसी एक अर्ध भाग में, जैसे मान लो ये बॉडी है, ठीक है? अब ऐसी ही बन सकती है, ऐसे ही समझिएगा। तो अब इसके अगर 2 पार्ट करें इक्वल इक्वल, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, यानी कि अर्ध भाग में विकृति होगी, किसी एक अर्ध भाग में। अगर आप डिवाइडेशन इस तरीके से कर रहे हो हॉरिजॉन्टल, तो विकृति या तो ऊपर के पार्ट में हो सकती है या लोअर पार्ट में हो सकती है, और अगर आप डिवाइडेशन ऐसे कर रहे हो तो विकृति इस पार्ट में हो सकती है, या फिर यानी कि राइट साइड हो सकती है या लेफ्ट साइड हो सकती है, लेकिन होगी कैसे? अर्ध भाग में। तो प्रकुपित वात दोष शरीर के किसी एक, जनरली आप सभी ने देखे ही होंगे, पैरालिसिस के पेशेंट बहुत कॉमनली देखने को मिल जाते हैं। तो प्रकुपित वात दोष शरीर के किसी एक अर्ध भाग में, किसी एक अर्ध भाग में अवस्थित होकर वहां की सिरा, अब कैसे पैरालिसिस कर रही है ये वायु, इसका काम देखिए, किस किस के अंदर ये जाके स्थित हो रही है, तब पैरालिसिस हो रहा है। जो अर्ध भाग है, यानी कि जो आधा पार्ट है बॉडी का, उसमें स्थित होकर वहां पर जो स्थित सिरा यानी कि वेन्स, लिगामेंट को शोषित करके उनको सुखा देती है, वायु के रुक्ष गुण के कारण उनको सुखा देगी।
सुखा करके क्या करेगी, उनको शोषित करके संधि बंधनों को शिथिल करता हुआ, संधि बंधनों को, क्योंकि लिगामेंट्स क्या काम करेंगे, बोन्स को जोड़ते हैं, संधि बंधनों को शिथिल करता हुआ किसी एक पक्ष को नष्ट कर देगा, चाहे राइट साइड, चाहे लेफ्ट साइड, चाहे अपर पार्ट, चाहे लोअर पार्ट, किसी एक पक्ष को नष्ट कर देता है। अर्थात किसी एक पक्ष में, अब देखो उस तरफ के उसने स्नायु और शिराओं को पूरा कवर कर रखा है, तो क्या करेगा, उस पार्ट की संज्ञा का नाश हो जाएगा, यानी कि न्यूरॉन्स हैं वो काम नहीं करेंगे, और न्यूरॉन्स काम नहीं करेंगे, न्यूरॉन्स के अंदर इसने किसी तरह का वायु की वजह से डैमेज हुआ, तो जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का काम था सेंसेशन भेजना और वापस से ब्रेन से मैसेज आना, सारे काम रुक जाएंगे। संज्ञा का अभाव, चेष्टा का अभाव, जिस आधे पार्ट में पैरालिसिस होगा उस पार्ट के हाथ पैर का मूवमेंट रुक जाएगा, बिल्कुल भी उसके अंदर, चाहे उस पार्ट में आप सुई चुभो, चाहे उस पर कोई गर्म चीज लगाओ, उसको कोई भी फीलिंग नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि न्यूरॉन्स डैमेज हो चुके हैं। तो अर्थात किसी एक पक्ष में संज्ञा चेष्टा का अभाव उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, पक्षाघात। तो देख लीजिए, अभी अर्दित पढ़ा है जस्ट आपने, उसी के जैसा ही है। वहां पर केवल मुखार्ध बोल दिया था, तो मुख के पार्ट बता दिए थे कि आंख में, नाक में, कान में, जहां भी कर रहा है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि शरीर के अर्धभाग में होगा। कैसे होगा, जैसे वहां देखा था, अभी आपको आक्षेपक बताया, वहां देखा था कि वायु जो है, अब ये वर्ड ही आपको ध्यान रखने हैं। वहां पर देखा कि वायु धमनी से होके फैलती है, और यहाँ पर वायु शिराओं में फैलती है। तो शिरा और स्नायु का शोषण कर देगी, उनको सुखा देगी, उनको सुखा देगी, तो संज्ञा का अनुभव उस व्यक्ति को नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस रोग को क्या बोल दिया, पक्षाघात। अब इसकी संप्राप्ति देखते हैं। किसी भी डिजीज में निदान यूं नहीं लिखे हैं कि निदान वात प्रकोपक ही हैं सारे। तो संप्राप्ति में क्या किया, निदान का सेवन किया, जिससे क्या हुआ, वात दोष का प्रकोप हुआ। अब वो प्रकोपित वायु क्या करेगी, जैसा डेफिनेशन है वैसे ही आगे डिजीज चलती जाएगी। प्रकुपित वात का शिरा व स्नायु में क्या हो जाएगा, स्थान संश्रय। अब स्थान संश्रय जब इन दोनों के अंदर ही हुआ है, शिरा और स्नायु के अंदर, तो शुष्कता भी इन्हीं में आएगी। तो शिरा और स्नायु में शुष्कता आ जाएगी और संधि बंधनों में शिथिलता आ जाएगी। फिर इसके बाद क्या होगा, अगर ये सारे काम हो गए, इनके अंदर स्थान संश्रय हो गया, इनमें शुष्कता भी आ गई, तो क्या होगा, शरीर के आधे पार्ट में। अब आपको यहाँ ये मेंशन करना जरूरी है कि अर्ध भाग में, जो ये लाइन लिखी हुई ना, अर्ध भाग में स्थित होकर अर्ध भाग की शिरा, तो यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा, ये मेंशन करना जरूरी है कि अर्ध भाग की शिरा व स्नायु में शुष्कता करती है। सभी जगह का करोगे तो पक्षाघात नहीं बोलेंगे, और आधे भाग में ही होगा। तो अर्ध भाग की शिरा व स्नायु में शुष्कता व संधि बंधनों में शिथिलता करेगी, जिससे क्या होगा, आधे भाग में क्रिया की हानि, यानी कि कोई भी मैसेज नहीं जाएंगे, कोई भी सीएनएस और न्यूरॉन्स का जो कनेक्टिविटी है वो टूट चुकी है, तो उस आधे पार्ट में उसको कोई भी सेंसेशन फील नहीं होंगे, और उसे क्या बोल दिया, पक्षाघात। अब इसके सामान्य लक्षण देखते हैं। सामान्य लक्षण में पहले तो डेफिनेशन की बात आ जाएगी। शिरा स्नायु को क्या हो गया, शोष हो गया, सूख जाएंगे। और क्या होगा, चेष्टा का नाश, किसमें, आधे पार्ट में, जिस आधे पार्ट में पक्षाघात हो रहा है उसमें चेष्टा का नाश हो जाएगा। रुजा, हस्तपाद में संकोच, क्या होगा, हाथ पैरों में संकोच। संकोच का मतलब है कि जिस पार्ट में पैरालिसिस हुआ है वो धीरे धीरे वो सूखने लगेंगे। और क्या होगा, वाक स्तंभ, वायु के प्रकोप की वजह से वो व्यक्ति बोल नहीं पाएगा। क्योंकि देखो, अगर आधा पार्ट इन्वॉल्व है बॉडी का, तो अगर जैसे राइट साइड हुआ है या लेफ्ट साइड हुआ है, तो मुख भी इन्वॉल्व हो रहा है, मुंह भी उसके अंदर आ रहा है, इसीलिए चरक अर्दित को क्या बोल देता है, पैरालाइसिस बोल देता है। क्योंकि पैरालाइसिस में भी मुख का इन्वॉल्व तो होगा ही। अगर हम बोल रहे हैं कि आधे शरीर की संज्ञा का नाश होगा, तो मुंह का इन्वॉल्वमेंट होगा, और मुंह का इन्वॉल्वमेंट है यानी कि वो बोल नहीं पाएगा। अगर उसके अंदर पित्त का अनुबंध हुआ, यानी कि वायु के साथ साथ पित्त भी बढ़ गया, और वायु तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, वो पित्त को इधर उधर घुमाएगी, इधर उधर घुमाएगी, तो क्या होगा, दाह होगा, संताप होगा, और मूर्छा हो सकती है उस व्यक्ति को। और कफ के अनुबंध से क्या होगा, कफ का शीत गुण, वायु का शीत गुण और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो कफ के अनुबंध से उसको शीतलता का अनुभव होगा, यानी कि शैत्य का अनुभव होगा, गुरुता हो सकती है, और बॉडी के अंदर शोथ या इन्फ्लामेशन हो सकता है।
फिर है इसकी साध्य असाध्यता। केवल वात दोष से उत्पन्न क्या होगा? कृच्छ साध्य होगा। अगर पहले भी ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर पित्त और कफ वायु के साथ आ गए तो साध्य होगा। कैसे? मैं एक्सप्लेन कर चुकी। फिर है रक्त क्षयजन्य पक्षाघात, कैसा होगा? असाध्य होगा। यानी कि वही जो ट्रॉमेटिक है, अगर ट्रॉमा की वजह से पैरालिसिस हुआ है, उसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो कैसा होगा वो पक्षाघात या पैरालिसिस? असाध्य होगा। तो ये आपको थोड़ी छोटी-मोटी बातें याद रखनी है इसके अंदर कि अर्धभाग में होगा, कैसे होगा? शिरा और स्नायु का शोष होगा, इनमें शुष्कता आ जाएगी जिससे आधे पार्ट में क्रिया हानि हो जाएगी। दोनों को कंपेयर करके पढ़िएगा, अर्धित को और पक्षाघात को। एक ग्रदर्शी और पढ़ते हैं डिजीज।